हेलो एवरीवन, आज मैं स्नोड्रॉप का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो 4th एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देख पाते हैं कि सोहू जीसू के पास लौटता है और उसे अपना नेकलेस उतार कर दे देता है। जीसू उसे नेकलेस वापस करने लग जाती है क्योंकि वो उसकी बहन का था। सोहू कहता है तुम इसे रख लो, जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा मुझे ये तसल्ली रहेगी कि तुम सेफ हो। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ली टीम के साथ भागता हुआ मेन गेट की तरफ आ रहा था। वहीं गांग ताई भी सोहू को कैफे से देखकर उसके पकड़े जाने का इंतजार कर रहा था। उसे बाहर झांकते हुए देखकर युनसेओल भी बाहर देखती है और सोहू को देखकर गांग ताई से पूछती है कि कहीं तुमने पुलिस को कॉल तो नहीं कर दिया। गांग ताई कहता है हाँ, मैंने कॉल कर दिया। युनसेओल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अरे बेवकूफ़, अगर वो अरेस्ट हुआ तो मैं भी अरेस्ट हो जाऊंगी। गांग ताई को समझ नहीं आता और वो पूछता है कि तुम क्यों अरेस्ट होगी। युनसेओल बता देती है कि उन्होंने ही इतने दिन तक सोहू को हॉस्टल में छुपा कर रखा था। युनसेओल भागते हुए कैफे से बाहर आती है और जीसू को बताती है कि गांग ताई ने सोहू को देख लिया है। जीसू सोहू को फौरन वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर सोहू चला जाता है। उसके जाते ही ली वहाँ पर पहुँचता है और इन लड़कियों से पूछता है कि क्या उन्होंने किसी को साइकिल से भागते हुए देखा है। जीसू और युनसेओल झूठ बोलकर चली जाती हैं कि उन्होंने किसी को नहीं देखा। अब रात को हम देख पाते हैं कि ली गांग ताई से पूछताछ कर रहे थे। गांग ताई यहाँ पर झूठ बोल देता है कि उसने शायद किसी और को देखा होगा। ली समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। वो गांग ताई से कहते हैं कि आखिर तुम हो किसकी तरफ, सोहू की तरफ, पुलिस की तरफ या फिर उसकी तरफ जो सोहू को बचाने की कोशिश कर रहा है। ली के काफ़ी पूछने के बावजूद भी गांग ताई अपना मुंह नहीं खोलता, क्योंकि अगर उसने अपना मुंह खोला तो युनसेओल भी मुश्किल में पड़ जाएगी और फिर वो दोबारा गांग ताई पर कभी भरोसा नहीं करेगी। सीन अब शिफ्ट होता है सोहू की तरफ। वो अपने सीक्रेट बेस पर पहुंचता है जहां पर जो उसे सैल्यूट करते हुए उसका वेलकम करता है। सोहू जो से दूसरे साथी के बारे में पूछता है, जिस पर जो उसे बताता है कि वो एनएसपी के एजेंट्स के द्वारा पकड़ा गया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। जो आगे कहता है कि उसकी मौत के बारे में वो रिपोर्ट कर देगा। इस पर सोहू कहता है कि मैं टीम का लीडर हूँ और अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं सब संभाल लूँगा। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो एग्रीमेंट वाली लेडी जो उसे कह रही थी कि उस पर बारीकी से नज़र रखना और अगर उसके बिहेवियर में ज़रा भी बदलाव आता है तो उसे मारने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। यहाँ पर सोहू की ही बात हो रही थी। जो को सोहू के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लगता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। सोहू जवाब देता है कि वो घायल हो गया था, जिसकी वजह से वो मिशन पर काम नहीं कर पाया, लेकिन अब जब वो वापस लौट आया है तो वो मिशन कंप्लीट करके रहेगा। इस पर जो कहता है कि पार्टी ने एक नई टीम भेजी है मिशन पर काम करने के लिए, क्योंकि सोहू का चेहरा एजेंट वाले काफ़ी अच्छे से पहचान गए हैं। अब सोहू हान के करीब भी नहीं जा सकता तो वो मिशन कैसे कंप्लीट करेगा। सोहू जो से कहता है कि तुम बस हान पर नज़र रखने का काम करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। अब सोहू जब अपना कोट उतारता है तो उस पर जीसू के भाई योंग यू का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसे जीसू की याद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम जीसू को देख पाते हैं। सारी लड़कियां जीसू से उसके पार्टनर के बारे में ही बात कर रही थी कि वो बहुत हैंडसम था, वो तुम्हें कहाँ से मिला और वो क्या करता है, ये सब। तभी यहाँ पर बुन आती है और वो जीसू से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब ये दोनों एक रूम में जाती हैं जहाँ पर बुन उससे पूछती है कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। जी हाँ, बुन ने सोहू और जीसू को देख लिया था। जीसू बताती है कि वो ब्लाइंड डेट वाले दिन सोहू से बुक शॉप पर मिली थी और तब से वो उसे जानती है। बुन को यहाँ पर याद आता है कि उस दिन सोहू ने उससे कहा था कि उसे कोई ज़रूरी काम है, मतलब सोहू को कोई ज़रूरी काम नहीं था, वो बस बुन के साथ जाना नहीं चाहता था। बुन काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और जीसू से ये कहकर चली जाती है कि आइंदा से मैं अपनी जगह याद रखूंगी। बुन अब ऑपरेटिंग रूम में जाती है जहाँ पर वो गुस्से में टिकट को फाड़ने वाली थी, लेकिन तभी टिकट को देखकर उसे याद आता है कि सोहू ने टिकट के थ्रू एंट्री ली ही नहीं थी। टिकट वो खुद चेक कर रही थी और सोहू को उसने अंदर आते देखा ही नहीं था। बुन यहाँ पर अपना दिमाग चलाती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर सोहू 4th फ्लोर पर छुपा हुआ था और वही जासूस है। वहीं दूसरी तरफ जीसू अपनी रूममेट से बताती है कि बुन को उसके और सोहू के बारे में पता चल गया है।
जंगमिन कहती है फिर तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि सोहू बाहर से आया ही नहीं था। चारों लड़कियां पैनिक करने लग जाती हैं। तभी जंगमिन आइडिया देती है चुपचाप रहने का, क्योंकि बुन के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन चारों लड़कियों ने ही सोहू को 4th फ्लोर पर छुपाया था। हायोंग कहती है कि अब तक उसने डायरेक्टर को ये बात बता भी दी होगी कि तभी डायरेक्टर यहाँ पर रोल कॉल के लिए आ जाती हैं। जिसू यहाँ पर थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। डायरेक्टर उससे पूछती हैं कि आखिर वो किस चीज़ से घबरा रही है, क्या उसने कुछ गलत किया है। जिसू कहती है नहीं, जिसके बाद डायरेक्टर चली जाती हैं। चारों लड़कियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं कि डायरेक्टर ने रिएक्ट कैसे नहीं किया। जिनसियोल कहती है शायद बुन ने उन्हें अभी तक नहीं बताया होगा। सोहू के कपड़े अभी तक इनके पास रखे हुए थे। जिसू कहती है हमें जल्द से जल्द इन्हें कहीं पर छुपा देना चाहिए। वहीं अब दूसरी तरफ हम किम को देख पाते हैं, जो कि आधी रात को चुपके से कॉल ऑपरेटिंग रूम में आकर अपने बेटे के पास कॉल करते हैं। किम का बेटा गैम्बलिंग का एडिक्टेड होता है। वो किम को पैसे रेडी करने को बोलता है, जिसे वो 2 दिन बाद लेने के लिए आएगा। अब हम जीसू को देख पाते हैं, जो कि आधी रात को सोहू के कपड़े लेकर अपने रूम से बाहर निकलती है और यहाँ पर बुन भी उसका पीछा करती है। जीसू कपड़े लेकर किम के पास जाती है और सिर्फ एक रात के लिए उन कपड़ों को अपने पास रखने के लिए बोलती है। वहीं हम देख पाते हैं कि बुन छुपकर इनकी सारी बातें सुन रही थी। अब अगले दिन हम सोहू को अपने साथी का फ्यूनरल करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारा बलिदान हमारी कंट्री हमेशा याद रखेगी। सीन अब शिफ्ट होता है ली की तरफ। वो अभी भी माउंट ओगुन पर सर्च करवा रहा था। तभी यहाँ पर हाना आती है, जिससे ली कहता है कि मुझे लगा तुमने मेरी टीम छोड़ दी। हाना जवाब देती है कि मैंने एनएसपी सिर्फ एक ही रीज़न से ज्वाइन की है, सिर्फ उस आदमी को ढूंढने के लिए जो कि मुझसे शादी करने का वादा करके कहीं गायब हो गया। मैं उसे जर्मनी तक ढूंढने गई, लेकिन वो मुझे वहाँ भी नहीं मिला। और आज जबकि वो 6 साल के बाद मेरे सामने है, तो मैं आखिर टीम कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर हाना कहती है कि मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ली जवाब देता है कि अगर तुमने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से एजेंसी ज्वाइन की है, तो बेहतर यही होगा कि तुम टीम छोड़कर चली जाओ। हाना कहती है ठीक है, वो सिर्फ हान पर नज़र रखने का काम करेगी। ये कहकर हाना गुस्से में बाहर चली जाती है। तभी यहाँ पर ली के ऑफिस में कॉल आती है, जिसे एक एजेंट रिसीव करता है। कॉल करने वाली बुन थी। वो कहती है जासूस की इन्फॉर्मेशन देने वाले को 50 मिलियन वॉन मिलेंगे, लेकिन जिसने उसकी मदद की हो उसकी इन्फॉर्मेशन देने की कितनी मिलेंगे। एजेंट कहता है सेम पैसे मिलेंगे। बुन आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही डायरेक्टर आकर कॉल को कट कर देती हैं। वो उससे पूछती हैं कि आखिर वो किस जासूस और कौन से पैसों की बात कर रही है। बुन यहाँ पर डायरेक्टर को सब सच बता देती है कि रूम नंबर 207 की लड़कियों ने उस जासूस की हेल्प की। डायरेक्टर कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है। है मेरे पास प्रूफ है, और वो डायरेक्टर को सीधा किम के रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो सोहू के कपड़े डायरेक्टर को दिखा देती है। डायरेक्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो किम को नौकरी से निकाल देती हैं। बेचारे किम माफ़ी मांगते रह जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर बिना उनकी कुछ सुने वहाँ से चली जाती हैं। अब उन कपड़ों को लेकर डायरेक्टर के साथ ऑफिस में आती है, जहाँ पर डायरेक्टर कहती हैं कि वो लड़का प्रोटेस्ट करने वाला एक स्टूडेंट था, और चलो मान भी लेते हैं कि वो जासूस रहा होगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा और तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। वो लोग एक इनोसेंट इंसान को जासूस साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और उनके लिए तुम तो एक बहुत ही आसान शिकार होगी, क्योंकि तुम भी तो एक जासूस की बहन हो। इस पर बुन जवाब देती है कि उसकी बहन नॉर्थ की जासूस नहीं थी। डायरेक्टर कहती हैं तुम्हारी बहन की वजह से एक अच्छा खासा परिवार उजड़ गया, और अब तुम्हें 50 मिलियन वॉन चाहिए। तुम लकी हो कि तुम्हें कभी जेल ले जाकर टॉर्चर नहीं किया गया। कोई बेवकूफ़ी मत करना और चुपचाप पड़ी रहो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें किसी फैक्ट्री में भी काम नहीं मिलने वाला। यहाँ पर डायरेक्टर ये भी कहती हैं कि अगर बात मेरे टीचर की नहीं होती, मैं तुम्हें कब का नौकरी से निकाल चुकी थी। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि चारों लड़कियाँ ऑफिस में थीं। जिसू यहाँ पर सारा का सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेती है। डायरेक्टर जंगमिन से कहती हैं कि तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम्हें इन तीनों को रोकना चाहिए था। जंगमिन जवाब देती है कि वो एक प्रोटेस्टर था,
इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सकी। डायरेक्टर कहती हैं तुम्हें पता भी है अगर वो सच में जासूस निकला तो एजेंट्स को देर नहीं लगेगी और वो तुम तीनों के साथ साथ डॉर्मेट्री में मौजूद सभी लड़कियों को नॉर्थ का जासूस घोषित कर देंगे। जीसू डायरेक्टर से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि इन तीनों की कोई गलती नहीं है, अगर आपको निकालना है तो आप मुझे निकाल सकते हो। डायरेक्टर कहती हैं ठीक है, कल तुम डॉर्मेट्री से चली जाना, और वो बाकी तीनों लड़कियों को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती हैं। अब हैरियोंग बाहर आकर बुन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि ये सब उसी का किया कराया था। बुन भी यहाँ पर हैरियोंग को काफ़ी उल्टा सीधा जवाब देने लगती है, जिस पर ये दोनों आपस में लड़ पड़ती हैं। तभी डायरेक्टर ऑफिस से बाहर निकलती हैं, जिसे देखकर हैरियोंग बुन को मारकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सोहू की तरफ। वो कॉल पर उन्हीं एग्रीमेंट वाले आदमी से बात कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सोहू के फादर हैं और इनका नाम रिम ताय है। वो सोहू से कहते हैं कि तुम्हें ये मिशन किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा क्योंकि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। सोहू अपने पिता से कहता है कि मैं मिशन कंप्लीट किए बिना वापस नहीं आऊँगा। अपने बेटे से बात करने के बाद रिम ताय काफ़ी खुश थे। वो उसी एग्रीमेंट वाली लेडी से कहते हैं देखा मैंने कहा था ना मेरा बेटा जिंदा होगा। वो लेडी पूछती है कि हम जो टीम भेजने वाले हैं उसका क्या होगा। रिम ताय कहते हैं कि वो टीम सिर्फ हेल्प करेगी, मिशन तो मेरा बेटा ही कंप्लीट करेगा। इस बात को सुनकर ये लेडी ज़रा भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। रिम ताय इस लेडी से ये कहकर चले जाते हैं कि साउस से हो रही हमारी बातचीत से अब तुम दूर रहना। अब अगले सीन में हम सोहू के पिता को ताइल और चैंगसू के साथ बातचीत करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर सोहू के पिता इनसे $400 मिलियन की मांग करते हैं। इतने सारे पैसे सुनकर चैंगसू कहता है आप जानते होंगे इलेक्शन का टाइम है इसलिए हमारे पास पैसे थोड़े लिमिटेड हैं। ये बात सुनकर रिम ताय थोड़ा वॉशरूम चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ताइल कहता है कि आखिर तुम बना बनाया काम क्यों बिगाड़ रहे हो। चैंगसू कहता है कि आखिर जंग जीतने का क्या फ़ायदा रहेगा जब हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। ताइल चैंगसू को समझाते हैं कि उनका ये इलेक्शन जीतना बहुत ही ज़रूरी है, अगर वो नहीं जीते तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ताइल चैंगसू को एनएसपी के सीक्रेट फंड के पैसे यूज़ करने की सलाह देता है जिसके बारे में खुद असेंबली को भी नहीं पता। तो अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है लड़कियों की तरफ। चारों एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। यहाँ पर यूनसियोल, जंगमिन और हैरियोंग काफ़ी ज़्यादा उदास थी क्योंकि कल जीसू इन्हें छोड़कर चली जाएगी। यहाँ पर जंगमिन उससे पूछती है कि आखिर वो जाएगी कहाँ। जीसू बताती है कि वो अपने डैड के घर शिफ्ट हो जाएगी। फिर जीसू आगे कहती है कि जब से वो इस हॉस्टल में आई है तब से उसे 2 ऐसी दोस्त मिली जो कि उसकी बिल्कुल बहन जैसी हैं। जीसू की बात सुनकर हैरियोंग और यूनसियोल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जीसू चर्च में बैठी हुई थी। वो गॉड से विश करती है कि उसके जाने से पहले एक बार सोहू उसे कॉल करे। वहीं अब हम सोहू को देख पाते हैं जो कि जीसू के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे कुछ सीक्रेट कोड भेजे जाते हैं जिसे वो नोट करने लग जाता है। यहाँ पर हम जो को भी देखते हैं जो कि बाहर से कुछ नकली बाल वगैरह लेकर आया था। अब अगले दिन हम प्रोफेसर हान को चर्च में देख पाते हैं। यहाँ पर हाना भी प्रोफेसर पर नज़र गड़ा कर बैठी हुई थी। तभी प्रोफेसर हान की बारी आती है कन्फेशन करने की और वो कन्फेशन रूम में जाते हैं फादरी के पास। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि असल में ये फादरी सोहू होता है। हान भाग पाते हैं उससे पहले ही सोहू उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बैठने को कहता है और प्रोफेसर बैठ जाते हैं। फिर सोहू कहता है क्या तुमने अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश नहीं की जो कि पिछले 6 महीने से गायब है। सोहू बताता है कि उनका बेटा नॉर्थ कोरिया में है। हान इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद सोहू उन्हें बैक स्टोरी बताता है कि असल में उनका बेटा नॉर्थ कोरिया पहुंचा कैसे। दरअसल यूएस में पढ़ाई करते वक्त हान के बेटे को एक लड़की से प्यार हो गया जो कि कोरियन अमेरिकन थी और उस लड़की के नॉर्थ के साथ कुछ बिजनेस भी थे। उस लड़की के साथ हान का बेटा यूएस से ऑस्ट्रिया गया, फिर वहाँ से सोहू खुद उन दोनों को नॉर्थ कोरिया ले गया। सोहू प्रोफेसर हान को उनके बेटे की कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है और बताता है कि उनके बेटे ने उनके लिए एक लेटर भी लिखा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हान चर्च से बाहर निकलकर एक टैक्सी में बैठते हैं और हम देख पाते हैं कि टैक्सी ड्राइवर जो होता है जो हान को अपने सीक्रेट बेस की तरफ ले जाने लगता है और वहीं हाना भी इनका पीछा कर रही थी।
लेकिन आगे जो कि सिग्नल देने पर उसके बंदे एक फल की गाड़ी हाना की कार के सामने ले आते हैं, जिससे हाना फंसी रह जाती है और जो निकलने में कामयाब हो जाता है। अब अगली सीन में हम प्रोफेसर हान को इनके बेस पर देख पाते हैं, जहाँ पर सोहू उन्हें उनके बेटे का लेटर दिखाता है, जिससे हान को यकीन हो जाता है कि उनका बेटा सच में नॉर्थ कोरिया में फंसा हुआ है। वो सोहू से कहते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना होगा उनके बेटे को वापस लाने के लिए। सोहू बताता है कि हान को सिर्फ नॉर्थ कोरिया चलना होगा उनके साथ, जिसके बाद वो लोग उनके बेटे को उनके साथ सही सलामत साउथ कोरिया वापस भेज देंगे। हान मान जाते हैं, जिसके बाद सोहू टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें हान को लेकर बोट के पास जाने को बोलता है। टीम का एक मेंबर पूछता है कि सोहू उनके साथ क्यों नहीं आएगा। सोहू जवाब देता है कि वो माउंट ओगुन पर रखे हथियार और पैसे अपने साथ लेकर आएगा। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है गांग ताई की तरफ। वो अभी भी ली की कस्टडी में था, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला था। ली उसके पास आते हैं, जिनसे वो बड़ी मिन्नतें करता है कि उससे गलती हो गई, वो उसे जाने दे। अब की बार वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देगा। गांग ताई की बातें सुनकर ली उसे छोड़ देते हैं और तभी यहाँ पर हाना आती है, जो कि ली से बताती है कि टाइपराइटिंग टीम को बग से कुछ मिला है। ली कोड को लेकर फौरन से अपने ऑफिस में जाता है और उसे डिकोड करने लग जाता है। फाइनली ली उसे डिकोड करने में कामयाब हो जाता है। होसू वुमेन यूनिवर्सिटी, मुझे ढूंढा जा रहा है और मैं वापस नॉर्थ जाना चाहता हूँ। ये सभी वो मैसेज थे जिसे सोहू ने जो को भेजे थे जब वो डॉर्मेट्री में था। ली फौरन से अपनी टीम के साथ होसू यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम सोहू को देख पाते हैं, जो कि माउंट ओगुन की तरफ जा रहा था। सीन अब शिफ्ट होता है जीसू की तरफ। वो अपना सामान पैक कर रही थी। सामान काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए जंगमिन कहती है कि आखिर तुम ये सब कैसे ले जाओगी। हायरंग बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया है हेल्प करने के लिए। पैकिंग करते समय जीसू को वही कैसेट मिलता है जिसे सोहू ने दिया था। यूनसियोल उस कैसेट को देखकर कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है वो, उसकी वजह से तुम्हें निकाला जा रहा है और उसने तुम्हें एक कॉल भी नहीं की। तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जीसू के लिए एक कॉल आई है। जीसू काफ़ी खुश होकर कॉल रिसीव करती है, लेकिन ये कॉल उसकी स्टेप मदर की थी, जिन्हें डायरेक्टर ने सब कुछ सच बता दिया था। वो कहती हैं कि अब कोई और मुसीबत मत खड़ी कर देना, मैं कार भेज रही हूँ और चुपचाप घर चली आओ। जीसू यहाँ पर सोहू का कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसका कॉल ना आने पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए जीसू एक लेटर लिखती है कि मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे डॉर्मेट्री से निकाल दिया गया है। मैं तुम्हें मिस नहीं कर रही, बस तुम्हें एक लास्ट बार देखना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सोहू की तरफ। उसने हथियार और पैसे निकाल लिए थे और जब वो वापस जा रहा था तभी उसे फेंस में एक प्लेन फंसा हुआ मिलता है। ये प्लेन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने जीसू को बनाना सिखाया था। सोहू उस पेपर प्लेन को खोलता है तो ये जीसू का ही लेटर था, जिसे उसने थोड़ी देर पहले लिखा था। सोहू लेटर पढ़कर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो वहीं पर खड़ा हुआ था कि तभी यहाँ पर किम का बेटा आ जाता है और उसे कहता है, हे तुम गर्ल्स के हॉस्टल के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो। सोहू वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी हाना बैकअप टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। सोहू और किम का बेटा दोनों ही पुलिस को देखकर भागते हैं और ये दोनों भागते हुए उसी इमरजेंसी एग्जिट के पास पहुँचते हैं। किम के बेटे के पास डोर की चाबी थी, क्योंकि किम अपने बेटे से इसी रास्ते के थ्रू मिला करते थे। ये दोनों अंदर जाकर छुप जाते हैं और तभी हाना भी वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाती। वहीं अंदर किम का बेटा सोहू को चाकू दिखाकर कहता है, तुम मेरे पीछे यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। सोहू उसका चाकू छीनकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। तभी यहाँ पर किम भी आ जाते हैं, जो कि अपने बेटे को ज़मीन पर देखकर सोहू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि गांग ताई यूनसियोल से मिलने के लिए हॉस्टल के बाहर आया था। तभी यहाँ पर ली भी अपने एक एजेंट के साथ पहुँच जाते हैं। गांग ताई ली को देखकर अंदर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किम और उनके बेटे को रस्सियों से बंधा हुआ देख पाते हैं। ली अब हॉस्टल के अंदर आकर हर तरफ चेक करने लग जाते हैं और चेकिंग करते हुए बेसमेंट में जा पहुँचते हैं, जहाँ पर उसका सामना सोहू से हो जाता है। दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी फाइटिंग होती है,
लेकिन सोहू ली पर भारी पड़ने लगता है। ली को घायल करके वो ऊपर पहुंचता है। फिर जब वो जाने वाला था तभी हाना मेन डोर से टीम के साथ अंदर आ जाती है। सोहू वापस से हॉल में आ जाता है जहाँ पर उसका सामना जीसू से होता है। जीसू से इस तरह से देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है। एजेंट्स ने सोहू को हर तरफ से घेर लिया था और भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी सोहू जीसू को पकड़कर गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि अगर उन लोगों ने उसके 3 गिनने तक गन ड्रॉप नहीं की तो वो उसे मार डालेगा। एजेंट्स अपनी गन ड्रॉप नहीं करते। सोहू 3 तक काउंट करता है और फिर वो गन चला देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।